तो आज देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। कुछ मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं। एसपी सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं और मेजर मनोज कुमार वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी एसपी सिंह जी से, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल साहब, आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन ये आजादी का जश्न इस बार हर साल की तरह बहुत अलग है। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं पूर्ण देशवासियों को और आपको भी भारतवर्ष की स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिवस, आज का 74 साल हो चुके हैं हमारे आजादी को। आजादी का स्वतंत्रता का दिवस होता है हमारी जो हमारा जो पिछला इतिहास है उसको थोड़ा दोहराने का और हमारी आगे की क्या भविष्य, हमारी क्या भविष्य की फ्यूचर गाइडलाइन होने के उस पर विचार विमर्श करने का। इससे पहले सबसे पहले मैं आपको उस स्थिति में ले चलूंगा, थोड़ा सा विवरण दूंगा प्री इंडिपेंडेंस देश का। भारतवर्ष के ऊपर 800 साल तक मुगलों का राज रहा। उसके बाद 200 साल तक अंग्रेजों का राज्य रहा। हमारी संस्कृति को पूरा तहस नहस कर चुका है। तो लॉर्ड मैकाले ने आकर के हमारी जो संस्कृति एजुकेशन सिस्टम था, जो हमारा प्राचीन भारतीय का संस्कृत का सिस्टम था, उसको पूरा तहस नहस करके एक नई रीति चलाई। उसके अनुसार आजकल इसके बाद मुगल आए। मुगलों ने आकर के जितने भी हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर थी उनका परिवर्तन कर दिया। इसके पश्चात जैसे आजादी का दिन हुआ, जो तो आजादी के जो संघर्ष का जो प्रोग्राम हुआ, उसके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। उठो मसालो जल उठी है इंकलाब की, जागो ना बात करो हसीन ख्वाब की, दूर बज उठा बिगुल नवीन क्रांति का, की मोर्चे पर वीरता का, इंसानियत और कुर्बानी का। जी बिल्कुल, अपना तो काम है जला। तो इस कारण से हमारी आजादी का जो दिवस था ये हम मना रहे हैं। और आज हमारा विशेष है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। अब 74 साल हमने हो गए हैं और हमारा देखिए हमारा कितना समाजीकरण, उद्योगीकरण हुआ है। और इसके बाद में हमारा जो अभी जो वर्तमान कुल में जो हमारा जो नए 6 साल के अंदर जो प्रगति हुई है, इतनी पूरे उसमें नहीं हुई है। हमारा जो सबसे बड़ा जो देश का एक रक्षक होता है एजुकेशन। यदि आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक है तो आप भविष्य को आपका राष्ट्र स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा आपकी सेना शक्ति, आज हमारी सेना शक्ति उच्च कोटि पर है। कोई भी दुश्मन होगा, इसके बाद रामायण में कहा है बिन भय होए न प्रीति, बिना डर के प्रेम नहीं होता है। प्रथम जो पहली जो पॉलिसी थी, हम लोग दबते रहते थे, हम डरते रहते थे। अभी हमारे पास हर प्रकार के राष्ट्रीय रक्षा के पूरे एक से एक हथियार उपलब्ध है। एयरफोर्स में ले लीजिए, नेवी में ले लीजिए और इन्फेंट्री में ले लीजिए। जो लेटेस्ट वेपन है हमारे पास है, हम सक्षम है। हम जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पहले अभी हम आंख में आंख मिला के बात करते हैं, इसी प्रकार से डिप्लोमेटिकल वे में हमारा यूएनओ के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हमने अपना पूरा झंडा, अपनी योग्यता का, अपने प्रभाव का और हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम का हमने जो परचम लहरा है, वो एक उसका जीता जागता उदाहरण है। जिस यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर हमको कभी हमको मेंबरशिप नहीं मिली थी, अभी 152 में से 184 हम लोगों को उसका सपोर्ट मिला। तो ये हमारा सूचक है। आज पूरे देश में भारतवर्ष की योग्यता और प्रभाविता का बड़ा ही प्रखर शिखर है और आज हर देश चाहता है हमसे आज हर तरह से सहयोग करना। और हमारा उद्देश्य सिर्फ अपना ही विकास नहीं करना है, हमारा उद्देश्य है नई नई क्रांति, नई नई योजनाएं है, सबका विकास करना। और आज हमारे अंदर है, हमारा जो अभी नया जो चला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी चला है। एजुकेशन पॉलिसी में अभी हमारा कितना शुरू से जो आपकी मातृभाषा होगी उसमें आपको शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि मातृभाषा के अंदर बच्चे का विकास ज्यादा होता है। आज की जो हमारी जो पीढ़ी के लिए हम कर रहे हैं वो भविष्य, ताकि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत विश्व के अंदर एक फिर विश्व गुरु और विश्व शक्तिशाल के रूप में पैदा हो। आयुष्मान भारत जो अभी हमारे नई नई स्कीम चल रही है, और इसके बाद में स्किल डेवलपमेंट, आर्मी, इसके बाद में सेल्फ इंडिपेंडेंस, हमारे हथियार डीआरडीओ हमारा आर्मी का इसका है रिसर्च का। यानी कर्नल साहब ये कहा जा सकता है कि इन 73 सालों में भारत ने बहुत तरक्की की है हर क्षेत्र में। जिस तरह से विश्व स्तर पर भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, उसी अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाशक्ति बनने में भारत को अब ज्यादा समय नहीं लगेगा और भारत इसी तरह निरंतर प्रयासरत रहेगा।
यस। और एक बात मैं और कहूंगा, जी, इसके अलावा बिल्कुल। सूरज के मसाले थामे हुए जिस दम ये जवानी चलती है, फट जाते हैं सीने पहाड़ों के, धरती ये सैलाब उगलती है। ये भारत माता की भूमि है, ये दुश्मनों को जोर जवाब देती है। हम यारों के यार हैं और दुश्मन के दुश्मन नंबर 1 है। हमने अभी चाइना के अंदर जो गालिबान हिल्स में हुआ वो हमने करके दिखा दिया। राइफल हमारे पास है कि साउथ सी के अंदर यदि वार होती है तो हमारी इंडियन नेवी उसका पुरजोर जवाब देगी। और अभी हम लोग योग्यता के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर हिंदुस्तान को एक उज्जवल भारत की ओर ले चलेंगे। और हमारा हिंदुस्तान एक नई पीढ़ी को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अभी हमारा जो विकास हो रहा है, अभी हमारे जो ऑल ओवर इंडिया में था कि राष्ट्रीय भावना कैसे पैदा की जाए, तो बच्चे के अंदर, जब तक स्टूडेंट के अंदर एनसीसी है, एनसीसी एक राष्ट्रीय प्रेरणा, राष्ट्रीयता का एकमात्र साधन है। अभी एनसीसी कंपल्सरी है। अभी आज मोदी जी ने कहा कि जो बॉर्डर इलाका में 1 लाख एनसीसी कैडेट को तैयार करना है, जिसमें 33% लेडीज का, उसमें गर्ल्स का होगा। आज हमारे देश में जो गर्ल्स हैं, वीमेन इंपावर है। वीमेन इंपावर कहाँ नहीं है? हमारी आजकल जो नारियां हैं वो हवाई जहाज उड़ा रही हैं। बिल्कुल, यानी कर्नल साहब आगे निरंतर हम प्रयासरत रहेंगे हर क्षेत्र में। जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया है कि एनसीसी कैडेट्स को बढ़ाने के लिए अब कोशिश की जाएगी ताकि बॉर्डर्स पर वो सुरक्षा दे सकें और हमारे भारत की और माँ भारती की रक्षा कर सके। मेजर मनोज जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1.5 घंटे देश को संबोधित किया है, सैन्य शक्ति का भी यहाँ जिक्र किया है। इन 73 सालों में भारत की सैन्य शक्ति को आप किस तरह से देखते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो वायुसेना हो या फिर नेवी हो? ये तो इस बात पे कोई डिस्प्यूट है ही नहीं कि इतने साल में हम लोगों ने अपनी सैन्य शक्ति को इतना बढ़ाया है। लेटेस्ट हथियार, जैसा कि कर्नल साहब ने अभी बोला, लेटेस्ट हथियार और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं, तो इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती क्योंकि हम लोगों ने तरक्की नहीं की है। और आज की सेना और 50 की सेना में तो बहुत फर्क है। हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, हमारी ट्रेनिंग इंप्रूव हुई है और हमारी देशभक्ति का जज्बा भी इंप्रूव हुआ है। आज हम दुश्मन के बारे में ज्यादा जागरूक हैं। आज हम दुश्मन के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। आज हम दुश्मन को ज्यादा अच्छी तरह मुकाबला करने की पोजीशन में हैं। आज हमारे पास लेटेस्ट हथियार हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई एंड है कि हमें इसकी आगे जरूरत नहीं होगी जी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और आज जितने हथियार हमारे पास हैं, और हथियार की भी जरूरत पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात जो मोदी जी ने अच्छी बोली है कि आत्मनिर्भरता, डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भरता। बाकी सेक्टर्स में डेफिनेटली उनकी जो आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, लेकिन डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिए हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। लेकिन अब तो कोशिश हो रही है कि जो हमारी डिफेंस जो है उसमें भी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए और मेक इन इंडिया के तहत अब जो आधुनिक हथियार होंगे वो भारत में ही उनका निर्माण करवाया जाए। आधुनिक निर्माण भारत में निर्माण अपने लिए भी होगा और शायद मोदी जी का प्लान है कि मेक फॉरवर्ड द वर्ल्ड, जिसका मतलब ये भी होता है कि हम दूसरे देशों को भी अपना जो बनाया हुआ हथियार और फौजी साजो सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक विदेशी मुद्रा जो भारत के लिए बहुत ही अहम है इस वक्त भी, और वो उसको भी हम कमा सकते हैं। ये बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है। जी मोहन जी, जिस तरह से यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध जो है वो और ज्यादा बेहतर बना रहा है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो। यानी भारत तो अपने आप को और ज्यादा सशक्त बनाएगा ही, आगे बढ़ेगा ही, आधुनिक होगा ही, साथ साथ वो मदद भी दूसरों की करता रहेगा। और ये इतिहास रहा है, भारत लगातार दूसरे देशों की मदद करता रहा है। हाँ, जितना जैसा कि जो एक नया चीज मुझे आज जो एक नया विचार देखने को मिला वो था कि एक्सटेंडेड नेबरहुड। आज तक हम पाकिस्तान चाइना के बियॉन्ड बातें नहीं करते जी। या फिर नेपाल भूटान को और बांग्लादेश के अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा बात करने के लिए नहीं था। अभी जो एक्सटेंडेड नेबरहुड की जो कंसेप्ट मोदी जी ने आज दिया है वो मेरे ख्याल से हमारे व्यापारिक रिश्ते और हमारे जो धार्मिक और या किसी भी सांस्कृतिक तरीके से जो हमारा जुड़ाव है, पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट कंट्रीज के लिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हम उस तरफ भी एक बड़ा सोच रहे हैं
मतलब आज भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार है। बिल्कुल कर्नल साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ इस बात का भी जिक्र किया है कि आतंकवाद को लेकर जवाब देने के लिए भारत जो है डटकर खड़ा है और जवाब दे भी रहा है, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हो। और कहीं ना कहीं भारत इस चीज को विश्व स्तर पर भी लेकर पहुंचा है, जैसा कि हमने देखा भी था। देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान ये कहता, पहले जो पुलवामा का अटैक हुआ था, सबसे पहले इस भारत सरकार ने हमारे लिए किया कि भारतीय सैनिकों के लिए पूर्णतया छूट दिया गया। दो चीज थी, किसी भी देश के साथ में आपको लड़ाई करना है तो सिर्फ युद्ध क्षेत्र के मैदान से ही नहीं लड़ाई की जाएगी, उसका जो क्षेत्र है डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेटिक क्षेत्र में एनएफए था, MNF था, मोस्ट नेशनल फेवरेट नेशन था, उसको खत्म किया। उससे हमारे यातायात में उसके जो हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का था वो हमारा बंद हुआ। उससे जाकर पाकिस्तान को बहुत सेटबैक लगा। उसके अलावा जो पाकिस्तान के यूएनओ में उसने जो लेकर के गया था हमारी उसको बात को, वहां पर उसको यूएनओ में उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला, उसमें यूएनओ में हमारा सपोर्ट किया। तो इसका मतलब है हमने हथियार उठाने से पहले पूरे विश्व को अपनी तरफ जोड़ा है, और वो भी डिप्लोमेटिकली वे से, सिर्फ हथियारों से नहीं, मानसा वाचा कर्मणा, हमने तीनों शक्ति से दुश्मन को घेरा है। और देखो, दुश्मन को घेरने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं चाहिए, मनोबल भी, उसका मनोबल भी उसका चाहिए। तो मनोबल के लिए हमने क्या किया, जितने भी लेटेस्ट वेपन थी वो हमारे पास थी, और हमारे जो सैनिक थे, अभी वो पिछले जमाने में जैसे भी अभी सामने बोला है कि भाई वो लड़ाई उस सेना का स्तर में और आज की 21वीं सदी की जो सेना है उसमें बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा हमारा दूसरी चीज है, हमने जो दुश्मन को हराना है और उसका आर्थिक जो उसका है उसको ढांचे को तोड़ देना है। अभी हमने पिछले दिनों आपने सुना होगा जो डिजिटल का ऐप थे वो सब हमने कैंसिल किए। जितना भी उसका इम्पोर्ट था, जितने भी उसके चाइना के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट थे इंडिया के अंदर, वो बहुत बड़े सब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया गया। मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट से कितने हजारों करोड़ सब कैंसिल किए, उसमें भी राष्ट्रीय भावना दी। और उसमें हमारे देखो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग छिपे हुए हैं। जब हमने ग्लोबली उसका टेंडर निकाला जहां चाइना का था, तो हमारी कंपनी आकर के उसमें टेंडर करने, कितनी खुशी की बात है। और सबके अंदर आत्मसम्मान और देश स्वाभिमान की बात है कि हमारे देश की चीज है वो उसमें हमारे पैदा करें। आज हमारे जो मेट्रो कोचेज हैं वे एक्सपोर्ट होने बाहर देशों में जा रहे हैं। तो इतने मतलब इंडिया बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन द क्वांटिटी। जहां चाइना था, चाइना कहता क्वांटिटी में पैदा करो, और उसमें क्या कि आफ्टर 6 मंथ वो सब खत्म हो जाता था। अभी हिंदुस्तान का लक्ष्य क्वालिटी पैदा होना चाहिए। हिंदुस्तान का क्या, जहां मेड इन इंडिया होता है, बाहर के फॉरेन कंट्री में उसका कितना बड़ा सम्मान होता है, सम्मान उसके नहीं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा जैसे COVID-19 का जो चला, ये कोरोना का चला, उसके अंदर हमारे जो किट थे, पीपी किट थे, उसकी हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने कितनी जल्दी प्रोग्रेस की और विदेशों में एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया। ये सूचक है, प्रत्यक्षम किम न प्रमाणे, प्रत्यक्ष कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये हमने विश्व में दिखा दिया। अभी देखो, जिस चीज के लिए तुम लड़ रहे हो जो हमारे पास नहीं थी, खैर चाइना ने एक बहुत बड़ा गेम खेला था इस पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व को ब्लैकमेल करने के लिए, मैंने वो जो कोरोना फैलाया था। परंतु हिंदुस्तान ने ये दिखा दिया, चाहे मेडिकल लेवल पर हो, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पर हो, कि हम लोग अभी भी ऊंचे हैं और हम लोग विश्व में जाएंगे फिर दोबारा। इकोनॉमी अभी हमारी थोड़ा डाउन हुई है इसकी वजह से, ड्यू टू लॉकडाउन, पर इसके बाद में प्रखर रूप से आएगी इकोनॉमी। और आज हमारे जो वैज्ञानिक हैं जो है बाहर जाते हैं, जो ब्रेन ड्रेन होता था, अभी वो ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, क्योंकि जितने भी फॉरेन के जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो अभी अमेरिका में काम कर रहे हैं, ये करे, जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी को छोड़कर इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर एक विकास मिल रहा है, एक उचित मौका मिल रहा है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गांव के अंदर है, स्किल डेवलपमेंट हो गया है। कर्नल साहब जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ ये भी जिक्र किया है कि हम साधारण लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और असाधारण रास्ता है, क्योंकि मुसीबतें बहुत भारत के सामने आई हैं। अगर भारत का इतिहास देखें तो भारत ने बहुत मुश्किल समय भी देखा है, लेकिन उस मुश्किल समय में भी भारत ने आगे बढ़ने की कोशिश की है और आज इस स्तर पर भारत पहुंचा है कि विश्व भर में भारत का नाम बड़े ही सम्मान और गौरव से लिया जाता है। तो आगे जब भारत बढ़ेगा साधारण लक्ष्य लेकर, तो असाधारण जो तथ्य होंगे उसके लिए कितनी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं? अभी देखिए, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, सबसे पहले तो आज जो नेहरू जी ने, जो आज गांधी जी ने, अपने मोदी जी ने बताया है कि स्किल डेवलपमेंट,
स्किल डेवलपमेंट, उसका ग्लोबल मैन पावर यूटिलाइजेशन होगा, मैन पावर जो हमारी मैन पावर है 130 करोड़ है हमारे पास, है ना, उस जनता को कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे नीचे लेवल से स्किल डेवलपमेंट करना है ताकि सबके अंदर विकास हो। तो इसका विकास करने से हमारे देश के अंदर नई प्रवृत्ति आएगी। तो उसके कारण से हमारा जैसे हमारा उद्देश्य है वो सुधैव कुटुंबकम, जो चीजें हम लोग उन्नति करेंगे वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए हो। तो यही हमारा उद्देश्य, जो हमारा प्राचीन काल में जो था विश्व गुरु था हिंदुस्तान, वही हमारा, हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे एक नया उजाला हो रहा है। अभी एक इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मत वालों का, मातृभूमि हित बल वेदी पर शीश चढ़ाने वालों का, वीर सुभाष महाराणा और छत्रपति शिवाजी का, रानी झांसी वाली महारानी और चूड़ावत छत्राणी का, जौहर की ज्वाला को जला दे, जौहर की ज्वाला को जला दे भारत के दीवानों में, छोड़ किनारा कूद पड़ो मजदार तुम्हारा डेरा है, खून पसीना बहा के अपना ला फिर नया सवेरा है। और मोदी ने ठीक बोला है, हर काम के लिए, अच्छे काम के लिए अड़चने आती हैं, क्योंकि न्यूटन का लॉ है, एवरीथिंग वांट टू रिमेन इन द सेम थिंग अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई। हर चीज उसी जगह रहना चाहती है। तो कुछ लोग है, कुछ मानसिकता की कमजोरी है, जिसके कारण से हमारा जो अभियान चल रहा है उन्नति का और प्रगति का है, उसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं, परंतु इससे कुछ नहीं होगा। जो सूरज है सूरज चमकेगा और फिर भारत का उज्जवल होगा। और आप देखना स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे भारत के अंदर आज अमेरिका हो, जापान हो, कहीं पर भी जाइए आप, भारतीय का नाम लेकर के एकदम से लोग कितना नाम प्राइड, दे फील प्राइड, दे वांट टू हग यू। तो ये सब है हमारी जो विदेश की जो नीति है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, जब कोरोना के अंदर हमारे लोग फंसे हुए थे, हमारी सरकार ने हवाई जहाज, बाई एयर, बाई नेवी, बाई शिप, उनको सब अपने देश में लाया। ये होता है कि कितने देश की एक प्रतिष्ठा होती है, हर देश आज हमसे जुड़ना चाहता है। आज बिल्कुल। और कर्नल साहब, चाहे जितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, भारत ये चाहता है कि भारत का हर नागरिक एक हो और मजबूती के साथ आगे लड़ता रहे। और कोरोना काल में हमने ये बहुत बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने विश्व स्तर पर रखा है। बिल्कुल। यहाँ पर मेजर साहब भी मेरे साथ बने हुए हैं, मोहन जी। मेजर साहब, आधुनिक भारत के निर्माण में शिक्षा का बहुत अहम रोल है, और जैसा कि अभी कर्नल साहब ने भी जिक्र किया है, शिक्षा से ग्लोबल सिटीजनशिप कैसे पैदा होगी, विश्व स्तर पर कैसे महत्वपूर्ण ये होगा? देखिए, जब मैं एज ए फौजी में अगर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक शिक्षा का एक तरीका होता है हिंदुस्तान में, शुरू से ही शिक्षा जो है वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं होती है। लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन। तो लिटरेसी और एजुकेशन में आपको एक फर्क समझना होगा। हिंदुस्तान में जो शिक्षा का जरिया था, जो एक तालीम का जरिया था, वो सिर्फ पढ़ाई और लिखाई से नहीं था, वो श्रुति से भी होता था। जो हमारे वेद वगैरह थे वो श्रुति के ऊपर, मतलब सुनकर भी आप उसको वो कर सकते थे। आप अपने पेरेंट्स से भी कुछ एजुकेशन ले सकते थे। मैं पढ़ाई और एजुकेशन में डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा एक पुराना, एक जो कर्नल साहब ने भी जैसे बड़ा अच्छा कहा कि हमारी जो सभ्यता है, जिससे हम की वातावरण से भी हम लोग सीख लेते हैं। और फौज हमको यूसी का एक पक्का उदाहरण है। आप एक मद्रासी को आप सियाचिन ग्लेशियर में भेज देते हैं, उसको कोई तालीम नहीं है इस चीज की, उसको वहां पे कैसे हैंडल करना है, वहां की परिस्थितियों को अनुरूप अपने आप को वो ढालता है और अपने आप को तैयार करता है। और फिर वो जो सीख उसने वहां पे सीखी है वो जाके अपने गांव में या अपने शहर में उसको शेयर करता है। वहां के लोगों को जिन्होंने कभी स्वेटर नहीं पहना है, वो लोग अब सियाचिन ग्लेशियर तक की ठंड के बारे में जानते हैं। वो एक सीख है, वो आपको स्कूल में नहीं मिलेगी। तो शिक्षा जो हमारा है, ऐसे फौजी मैं जो कहता हूँ कि शिक्षा तभी मिलेगी जब आप अपने से ऊपर उठ के बात करेंगे। और बिल्कुल, और शिक्षा से ही हर क्षेत्र में जो है वो बढ़ोतरी होगी, हर क्षेत्र में बदलाव किया जाएगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर क्यों ना हो। मेजर साहब, यहाँ जिक्र लद्दाख का भी किया हुआ है कि लद्दाख में जिस तरह की मांग की जा रही थी वो पूरी हुई है, और ये पूरे विश्व ने देखा है कि लद्दाख ने जो मांग की थी वो भारत सरकार की तरफ से वो दी गई है। कई संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां पर अब बहुत बदलाव की जरूरत है। ऐसे में भारत अगर कोशिश आगे कर रहा है, अगले 2 सालों में हम भारत को इस स्तर पर कहां देखते हैं, अगर संवेदनशील इलाकों की मैं बात करूं तो?
देखिए, बहुत बड़ा आपको इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने एक काफी अहम सवाल उठाया है कि भारतीय जो सेना है इस वक्त, उसका 90% जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है काउंटर इंसर्जेंसी यानी कि आतंकवाद से लड़ने के खिलाफ किया जा रहा है। जबकि हमारा जो बेसिक रोल है, वो बेसिक रोल जो आर्मी का जो हमारी फोर्सेस का बेसिक रोल है, वो है हमारे बॉर्डर्स की देखभाल करना या हमारी देश की सीमाओं की देखभाल करना, ना कि आतंकवाद से लड़ना। जी। तो जब तक हम इस आतंकवाद को मूल चूल से बिल्कुल इसको जड़ से समाप्त नहीं करेंगे, हमारी सेनाओं का जो कोर ऑब्जेक्ट है, जो उनका अहम मुद्दा है, या जिसके लिए वो बनाए गए हैं, या जिसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तब तक वो उस चीज पे ध्यान नहीं केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा वो एक स्टेप लिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि जम्मू एंड कश्मीर और लेह, अब मैं चाहता था कि मोदी जी नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बोले, पर जितना उन्होंने बोला है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है नॉर्थ ईस्ट का भी, शायद आज नहीं बोला इस बारे में, लेकिन अगर बोलते तो बड़ा अच्छा लगता। तो जिस तरह जम्मू और कश्मीर को पहले, चूंकि ये बॉर्डर स्टेट है और ये हमेशा आतंकवाद का यहाँ पे काफी प्रकोप रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए इसका विकास होना बहुत जरूरी है, और तभी हमारी सेनाएं वहां से निकल के बॉर्डर पे ध्यान अपना केंद्रित कर पाएंगी। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, या बहुत अच्छा एक स्टेप जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया, और मैं इसकी तहे दिल से इसका शुक्रगुजार हूँ और इसका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि देश जो है वो 74वां जश्न मना रहा है आज़ादी का। 73 साल पूरे हो गए हैं। मेहमान भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कर्नल साहब। ये देखिए, बहुत अच्छा बताया मोहन कुमार जी ने। अच्छा, मैं इसके बारे में ये बताऊं, एजुकेशन है। लॉर्ड मैकाले जब इंग्लैंड जब ब्रिटिश सरकार का राज था, तो उसने क्या किया, लॉर्ड मैकाले वहां से ब्रिटेन ने भेजा गया कि सी द इम्प्रूवमेंट, कैसे इंडिया का इतना बड़ा कल्चर है इसमें, ये हर चीज यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। हमारे जो रॉ मटेरियल है, जो आज मोदी जी ने बोला है, रॉ मटेरियल था, जो सुपरा इंडियन हो, कपास हो, सब यहाँ से वे इंग्लैंड में जाती थी। और हमको वहां से जो वही चीजें जो विदेशी रूप में जो रैन का हो गया, वो हमारे टेरिकोट वगैरह का, जो विदेशी वस्त्रों का जो आंदोलन चला था, आपने देखा होगा, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो उद्देश्य ये कि जो हमारे जो नेशनल रिसोर्सेज है, हम उनको और पैदा करना है। अच्छा, रही बात एजुकेशन में, नेशनल एजुकेशन में देखिए, लॉर्ड मैकाले ने आकर के पूरे हिंदुस्तान का पर पहले सर्वे किया। सर्वे करके यहाँ देखा, यहाँ लोग इतने अच्छे हैं एजुकेशन में, कितना एक जो गुरुकुल पद्धति वो पद्धति है, हर बालक हर नारी को एक बड़े श्रद्धा और विश्वास से देखता है। तो उसने क्या किया, अंग्रेजी स्टार्ट कर दिया। हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, अंग्रेजी होनी चाहिए, दूसरी भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है, परंतु अपनी मातृभाषा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने क्या किया, फिर पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, उनका उद्देश्य था सिर्फ क्लर्क पैदा करना, साइंटिस्ट पैदा नहीं करना। आज का उद्देश्य हमारी शिक्षा का है कि मेरे 90% आने चाहिए, चाहे बच्चे को, चाहे बच्चा बाद में सुसाइड कर ले। एक बच्चा जिसने 90 नंबर आने के बाद में भी एक बालिका ने अभी बिल्कुल कर्नल साहब, यानी कहा जा सकता है कि भारत आगे बढ़ रहा है और 73 सालों में भारत ने जो खोया था वो वापस पाया भी है, और अब भारत इस स्थिति में है कि वो और देशों को हर तरह की मदद पहुंचा सकता है। तो अभी हमारा जो सर्वांगीण विकास किया है एजुकेशन में किया है, जी। अभी इससे पहले देखिए, अभी जो सर्वांगीण विकास होगा, गुरुकुल पद्धति का अभी जो बोला है कि एनसीसी 509 एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई है। और अभी आर्मी को 3 साल के अंदर एनीबडी जो आर्मी में जाना चाहता है, जिसके अंदर देश भावना है, वो 3 साल तक सर्विस कर सकता है। इसके बाद में भी वो आगे सर्विस कर सकता है। तो कितना अच्छा स्कोप है। मैं खुद एक एनसीसी का कैडेट रहा हूं, और मैंने देखा कि जो मेरे अंदर राष्ट्र में जाने के लिए, फौज में जाने के लिए जो मेरे पास जो प्रेरणा मिली, एनसीसी से मिली। और आई फील प्राउड दैट आई एम द प्रोडक्ट ऑफ द एनसीसी। और क्योंकि गांव के क्षेत्र में भी आप बताएंगे एनसीसी, फिर उसमें आर्मी में आएगा, देश को एक सबल एक मैन पावर मिलेगी रक्षा करने के लिए। दूसरी चीज है जो हमारा मैकाले का उद्देश्य था एजुकेशन में करप्शन क्रिएट करना। एक मिनट प्लीज, जस्ट 1 मिनट। करप्शन, आज हमारे डॉक्टर हैं, आज हमारे डॉक्टर बन गए, डॉक्टर कब उसमें रिजर्वेशन कोटे बन गया, कैसे बन गए, आज वे बन करके हमारी किडनी बेचते हैं। इंजीनियर हमारे ब्रिज बनाते हुए ब्रिज 1 साल में टूट जाता है ना। तो इसके बाद में जो अभी जो इतने जो एजुकेशन सेक्शन असॉल्ट हो रहे हैं, औरतों के खिलाफ हो रहे हैं, नारियों के खिलाफ हो रहे हैं, हर नारी सेफ नहीं है। क्योंकि एक जो हमारी जो शिक्षा था, हमको 90 to 90% बता दिया, पर हमारा सर्वांगीण विकास, हमारी संस्कार,
हमारे बिल्कुल विरुद्ध कर्नल संस्कार साहब, माफ बाप है, कीजिएगा, कोई मेरे नहीं पास सीखा। समय की कमी है। आप दोनों इस खास मौके पर प्राइम न्यूज के साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश में आजादी का जश्न पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 74वां स्वतंत्रता दिवस आज भारत मना रहा है और इस संकल्प के साथ भारत आगे अब बढ़ेगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है और भारत को सशक्त बनना है, सुरक्षित बन रहा है।